श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा की पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की चौथी पुस्तक पूंजीवादी जनवाद। लीजिए सुनिए इसकी तीसरी कड़ी। चुनाव की आजादी। पूंजीवादी देशों में चुनावों में विभिन्न पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। बहुत से लोग स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं। इन पार्टियों और उम्मीदवारों के अलग अलग चुनाव कार्यक्रम होते हैं। फिर इन पार्टियों के बीच चुनाव जीतने के लिए घमासान मुर्गा भिड़ंत होती है। पूंजीवाद के समर्थक इन बातों को आसमान तक उछाल उछाल कर कहते हैं कि देखो, हमारे आदर्श जनवाद में चुनाव लड़ने की कितनी आजादी है। सब अपनी बात जनता के सामने रख देते हैं और फिर जनता जिसे ठीक समझती है उसे वोट देती है। हमारे देश के चुनावों के बारे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतनी आजादी तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं दी जाती। लेकिन अगर हम इन चुनावों की तह में पहुंचने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये चुनाव की आजादी भी ठीक उसी तरह एक फरेब और धोखा है जैसे प्रेस की आजादी। पूंजीवाद के समर्थक इंग्लैंड और अमेरिका के जनवाद को आदर्श जनवाद की शक्ल में पेश करते हैं। हमारे देश में भी इस आदर्श या शुद्ध जनवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। आजकल अमेरिका दुनिया भर में जनवाद का ठेकेदार बन रहा है, इसलिए मिसाल के तौर पर हम अमेरिका के चुनावों को ही ले रहे हैं। अमेरिका में कहने को बालिग मताधिकार है, लेकिन अमेरिकी सरकार और पूंजीपति चुनाव के रास्ते में इतनी बाधाएं खड़ी करते हैं कि वो मताधिकार अमल में सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। पहले तो हर वोट देने से पहले एक निश्चित कर या टैक्स अदा करना पड़ता है। इसे मतदान टैक्स कहते हैं। ये टैक्स अदा किए बगैर कोई भी वोटर वोट नहीं दे सकता। दूसरी बात है कम से कम शिक्षा की। जब चुनाव पास आते हैं तो अमेरिका में रहने वाले हबशियों की बहुत सख्ती के साथ परीक्षा ली जाती है कि वो पढ़ना लिखना जानते हैं या नहीं, और उनका आम राजनीतिक ज्ञान वोट देने लायक है या नहीं। इस परीक्षा के जरिए हबशियों की बहुत बड़ी तादाद वोट के अधिकार से वंचित कर दी जाती है। जो बच जाते हैं उनमें अच्छी तादाद इसलिए वोट नहीं दे पाती कि उनके पास मतदान टैक्स अदा करने भर का पैसा नहीं होता। यही कारण है कि पिछले 58 सालों में अमेरिकी कांग्रेस में सिर्फ एक बार ही एक हबशी उम्मीदवार कामयाब हो पाया है। ये है आदर्श जनवाद का नमूना। आम चुनाव पर ऊपर वाली दोनों रुकावटों का क्या असर पड़ता है, इसका जवाब नीचे लिखे आंकड़े खुद बताएंगे। 1936 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के गवर्नर का चुनाव हुआ था। वोटरों की सूची पर कुल 12 लाख मतदाताओं के नाम थे। शिक्षा का इम्तिहान न पास कर सकने और मतदान टैक्स न अदा कर सकने के कारण इनमें से कुल 3,52,000 लोगों ने ही वोट दिया। इन 3.5 लाख वोटरों में से एक व्यक्ति के इशारे पर बैठने वाले 60 या 70 हजार वोटर थे। ट्रंप नाम के इंश्योरेंस के मालिक के हाथ में उसके माथात और खरीदे हुए सब मिलाकर 60,000 वोट थे, जिन्हें वो जहां चाहता इस्तेमाल कर सकता था। जाहिर है इन 60,000 वोटरों की अपनी कोई आजादी नहीं थी। वे ट्रंप के हाथ की कठपुतली थे, क्योंकि ट्रंप के हाथ में उनकी रोजी थी। आदर्श जनतंत्रवादी देश अमेरिका में चुनाव की आजादी का ये एक छोटा सा उदाहरण है। 1946 के अमेरिकी आम चुनाव में कुल 19% वोटरों ने वोट दिया और अमेरिकी पत्रकार इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। इससे साबित होता है कि पूंजीवादी जनवादी देशों के चुनाव आम चुनाव नहीं कहे जा सकते और न उन्हें चुनाव की आजादी का नाम दिया जा सकता। पूंजीवादी जनवाद क्या है और पूंजीपतियों के शब्दकोश में जनवाद के क्या माने हैं, ये इटली के 1947 के आम चुनाव से साफ जाहिर हो जाता है। जन मोर्चे के खिलाफ प्रतिक्रियावादी ताकतों को जिताने के लिए अमेरिकी तथा दूसरे साम्राज्यवादियों ने खुलेआम सशस्त्र हस्तक्षेप की धमकी दी। अमेरिकी राज्य विभाग ने ऐलान किया कि अगर इटली में जन मोर्चे की जीत हुई तो खाना और औद्योगिक वस्तुओं की शक्ल में इटली को जितनी सहायता दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी अखबारों ने लिखा कि जिन जिन शहरों के लोग जन मोर्चे के उम्मीदवारों को वोट देंगे उन पर एटम बम गिराए जाएंगे। इन धमकियों को अमली शक्ल देने के लिए फौजों से लैस अमेरिकी जंगी जहाज पहले से ही इटली के बंदरगाहों में लंगर डाले पड़े थे।
फ्रांस की सेना इटली की सरहद पर तैनात कर दी गई। इटली की प्रतिक्रियावादी सरकार को अमेरिकी टैंकों, तोपों तथा दूसरे हथियारों से लैस ताकतवर पुलिस संगठित करने की अनुमति दे दी गई। प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ खुले आतंकवादी उपाय काम में लाए गए। प्रतिक्रियावाद को जिताने के लिए धमकियां, रिश्वत, जालसाजी, गरज के सभी संभव उपाय काम में लाए गए। यहाँ तक कि पोप ने भी करीब 15 लाख पादरियों और धार्मिक प्रचारकों को प्रतिक्रियावादियों को जिताने और उनके लिए काम करने का आदेश दिया। इन पादरियों ने डटकर स्वर्ग के नाम पर वोटों का सौदा किया। लेकिन अमेरिका, फ्रांस, पोप आदि की इतनी सहायता के बाद भी जब प्रतिक्रियावादियों की जीत नहीं हुई तो वहां की सरकार और उनके मिनिस्टर सेल्वा ने जालसाजी से चुनाव के परिणाम को ही बदल दिया। सन 1947 में इटली का चुनाव पूंजीवादी जनवाद और चुनाव की आजादी की मक्कारी का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। अपने देश के 1952 के चुनाव को ही ले लीजिए। देश के जिन जिन हिस्सों में विरोधी पक्ष, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत थी, उन सभी जगहों पर अंत तक पुलिस का आतंक चलता रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के कितने ही उम्मीदवारों पर वारंट तक नहीं हटाए गए। हैदराबाद में पार्टी ही गैर कानूनी थी और वहां के अधिकांश कार्यकर्ता आखिर तक जेलों में बंद रहे। इसके बावजूद जब मद्रास में जनवादी मोर्चे की सरकार बनती नजर आई तो वहां के राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके पर राजा जी को गद्दी सौंप दी। उस चुनाव में कांग्रेस को देश भर में कुल 45% वोट प्राप्त हुए थे। इसके माने हैं कि देश की सरकारी नीति को तय करने में वोट देने वालों को 55% लोगों का कोई हाथ नहीं था। यह है आदर्श जनवाद में चुनाव की आजादी। इसके बाद 1957 में केरल में जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी को असेंबली में बहुमत देकर सरकार चलाने का भार सौंपा। लेकिन जैसा पहले कहे आए हैं, शोषक वर्ग अपने बनाए विधान और अपने ही नियमों कानूनों को तभी तक मान्यता देता है जब तक उससे पूंजीपति वर्ग की तानाशाही में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। और जब जनता शोषक वर्ग के डंडे गुंडे, पैसा, प्रचार आदि की परवाह किए बगैर अपने असली प्रतिनिधियों को वोट देने लगती है, जैसा कि उसने 1957 में केरल में किया था, तो पूंजीपति अपने जनवाद की सारी पवित्रता उठाकर ताक पर रख देते हैं और नंगी धींगा मुश्ती पर उतर आते हैं। केरल में उसने ऐसा ही किया था। उसकी पार्टी कांग्रेस ने पहले जन आंदोलन का बहाना लेकर बदअमली फैलाई और बाद में उसी बदअमली का बहाना लेकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। 1965 के मध्यावधि चुनाव के समय जब बड़े पूंजीपति भूस्वामी वर्ग की पार्टी कांग्रेस ने देखा कि उसके सारे कुप्रचार के बावजूद जनता कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देगी, तो चुनाव से पहले ही उसने सारे नेताओं तथा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को देशद्रोही कहकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब उस सब के बावजूद जनता ने जेलों में बंद कम्युनिस्टों को ही अपना प्रतिनिधि चुना, तो केंद्र में स्थापित शोषक वर्ग की सरकार ने उन्हें जेलों से मुक्त करने से इनकार कर दिया और वहां फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1970 में बंगाल में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार ने जनता पर दमन चक्र चलाने और मेहनत कशों के आंदोलनों को कुचलने से इनकार किया, तो उसे भी भंग कर दिया। ये पूंजीवादी जनतंत्रवाद के कुछ जिंदा नमूने हैं। इसके अलावा कहने के लिए तो अपने देश में हर कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमल में अगर वो नामजदगी के साथ विधानसभा के लिए 250 रुपए और लोकसभा के लिए 500 रुपए जमानत नहीं जमा कर सकता, तो उसकी नामजदगी खारिज कर दी जाएगी। और अगर इधर उधर से जोड़ बटोर कर जमानत जमा भी हो गई, तो चुनाव लड़ने में दिवाला निकल जाता है। सरकारी तौर पर असेंबली के चुनाव में एक उम्मीदवार को 35,000 तक और लोकसभा के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत है। पहले तो साधारण हैसियत का आदमी इतना रुपया ही नहीं इकट्ठा कर पाता और इस तरह उसके लिए चुनाव न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली कहावत बनकर रह जाता है। फिर बात 10 या 25,000 तक ही नहीं रहती। ये सब जानते हैं कि पैसे वाले लोग 35 की जगह 70,000 और 1 लाख की जगह 2 लाख खर्च करते हैं, लेकिन हिसाब पेश करते हैं आधे से भी कम का। इस तरह साधारण हैसियत के आदमी के लिए ये चुनाव की आजादी में खड़े होने और चुने जाने की आजादी भी कागजी आजादी है। अमल में ये बेतहाशा पैसा बहाकर चुनाव जीतने की आजादी है। जिस तरह पूंजीवादी राजसत्ता पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करती है, उसी तरह पूंजीवादी जनवाद भी सिर्फ पूंजीपति वर्ग को ही फायदा पहुंचाता है।
रही बात आम जनता की, तो पहले तो हर व्यक्ति को मत देने और चुनाव में खड़े होने का हक ही नहीं मिलता, और अगर संघर्ष और आंदोलन आदि के दबाव से जनता को ये अधिकार मिल भी गया तो चुनाव में सिर्फ वो ही लोग सफल होते हैं जिनके हाथ खोल कर रुपए बहाने की ताकत होती है। अखबारों आदि पर भी पैसे वालों का अधिकार होने के कारण उनके प्रचार का फायदा भी वे ही उठा पाते हैं। पूंजीपति वर्ग ये चुनाव का ढोंग तब तक चालू रखता है जब तक इससे उसके वर्ग स्वार्थों पर आंच नहीं आती, लेकिन ज्यों ही ये जनवाद पूंजीवाद की जड़ पर चोट करने की हिम्मत करता है तो ही वो अपनी रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इटली में 1942 में यही परिस्थिति थी। जनवादी शक्तियों को जीतता देखकर पूंजीपति वर्ग भयंकर से भयंकर गृह युद्ध छेड़ने को तैयार हो जाता है, जैसा उसने 1936 में स्पेन में किया था और जैसा अभी हाल ही में याहिया खान ने बांग्लादेश में किया था। ये सही है कि कभी कभी पूंजीपति वर्ग ऐसे कानून बनने देता है जिनसे कुछ देर के लिए उसके मुनाफे में कुछ कमी आ जाए या मजदूर को कुछ अधिकार मिल जाए, लेकिन ये उसकी युद्ध कला है। असंतोष की आग को भड़कने न देने का ये उसका तरीका है। ये तभी तक चलता है जब तक कि मजदूर वर्ग पूंजीवादी समाज को उलटने की कोशिश नहीं करता। जब उसे मजदूर वर्ग की ताकत बढ़ती हुई दिखाई देती है तब वो जनतंत्रवाद, चुनाव, पार्लियामेंट आदि के पर्दे को उतार फेंकता है। विधानसभा में 10-5 जनता के प्रतिनिधियों के पहुंच जाने से पूंजीपति वर्ग नहीं घबराता, लेकिन अगर कहीं उनमें गरीबों के प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाता है, जो कि पूंजीवादी जनवाद में कोई आसान बात नहीं, तो वो जनवाद का शत्रु बनकर फासिज्म की शक्ल ले लेता है। बांग्लादेश में अयूब, याहिया आदि का व्यवहार इसकी जीती जागती मिसाल है। हमने देखा कि पूंजीवादी चुनाव हर चंद सालों के बाद एक बार गरीबों को इस बात का फैसला करने का अधिकार देता है कि अत्याचार करने वाली श्रेणी के किस गुट के किस व्यक्ति को धारा सभा में जाकर उन पर अत्याचार करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि चुनावों की आड़ में पूंजीपति वर्ग छिपे तौर पर अपनी ताकत कायम रखने की कोशिश करता है। एक के बाद दूसरा राष्ट्रपति आता है, मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं, किंतु सरकार की बुनियादी नीति में कोई अंतर नहीं आता। मजदूरों, किसानों, गरीबों, शोषितों के लिए पूंजीवादी जनवाद में चुनाव की आजादी भी झूठ है, धोखा है। पूंजीवादी राजसत्ता और उनकी सरकार जनतंत्र की संसदीय पद्धति में बहुमत के वोट से चुने जाने पर भी अपने राजनीतिक और अर्थहीन सार में अल्पमत की सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।